21st सेंचुरी का जापान 1940 के जापान से बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब अब अगर हम जापान को देखें तो हमें दिखता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जापान को उगते सूरज का देश भी कहते हैं। मतलब लिटरली 2 परमाणु बम गिरने के बाद भी उस कंट्री ने इतना डेवलपमेंट किया जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब अब हम जापान को एक खुशहाल और बहुत ही शांत कंट्री की तरह देखते हैं जिसके पास अपनी आर्मी भी नहीं है रियली। बट 1940 का जापान इससे बिल्कुल उलट था। लिटरली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के जो जापानीज लोग थे उन्होंने इतने हॉरिबल क्राइम किए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। और उन अनगिनत हॉरिबल क्राइम्स में से एक है यूनिट 731। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हॉरिबल क्राइम्स दुनिया में और कहीं भी नहीं हुए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि लिटरली शायद ही ऐसा कोई नेशन होगा, ऐसा कोई कल्चर होगा जिसकी हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा बुरा काम ना हुआ हो जिसमें लोगों पर अत्याचार हुए हों। ऐसे क्राइम आमतौर पे तभी होते थे जब इनको इनकरेज किया जाता था उस पर्टिकुलर कंट्री या रीजन के लीडर के द्वारा। अगर हम इस दुनिया की हिस्ट्री को उठाएं तो ये बात साफ दिखाई देती है कि ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने थोड़ी सी इनकरेजमेंट के बाद ऐसे भयानक क्राइम किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लिटरली वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए और आज तक जब कोई इंसान ऐसे क्राइम्स को सुनता है या उनके बारे में पढ़ता है तो उसकी रूह कांप जाती है। बट आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बात चौंका देती है मुझे वो क्या है कि चाहे किसी भी देश या किसी भी रीजन में ऐसे क्राइम हुए हो, बट वो जो लीडर, जो लोग इस क्राइम को लीड करते हैं, इस तरह के हॉरिबल क्राइम्स करते हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिलती ज़्यादातर केसेस में। एटलीस्ट उनके गवर्नमेंट के थ्रू तो बिल्कुल नहीं। जब बात जापान की आती है तो इसकी एक बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है। 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक जापान का जो पूरा आइलैंड है वो लिटरली आइसोलेटेड था पूरे वर्ल्ड से। जो भी फॉरेनर्स जापान आते थे उन्हें जापान के नागासाकी एरिया के पास एक छोटे से आइलैंड पर आना ही अलाउड होता था और लिटरली किसी भी जापानीज को ये अलाउड नहीं था कि वो देश छोड़कर बाहर जा सके। बट ये सबका सब बदल गया 1853 से लेकर 1854 के बीच में, जब मैथ्यू सी पेरी ने फोर्सेबली पूरे जापान को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन कर दिया। जब ये नेवी के ऑफिसर जापान के किनारे पे पहुंचे थे पहली बार तो इन्होंने जो देखा ये लिटरली शॉक हो गए थे जापान को देख के। लिटरली जापान को देख के उन्हें ऐसा लग रहा था ये जो देश है ये अभी भी कहीं 1600s में ही है। जापान के घर, वहाँ के लोग जो कपड़े पहनते थे और स्पेशली वहाँ का जो वेपन सिस्टम था, वहाँ के जो हथियार थे वो एटलीस्ट 200 साल पीछे थे अमेरिका या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्री से उस टाइम पे। और उसी टाइम पे दूसरी तरफ चाइना को पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने कब्जे में ले लिया था। चाइना उस टाइम पे पूरा का पूरा फॉरेन रूल के अंदर ही आता था। और जैसा हमें इंडिया के इतिहास में देखने को मिलता है, चाइनीज के साथ भी वेस्टर्न्स ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्हें भी बहुत तरह की अनइक्वल और अनएथिकल ट्रीटीज पे जबरदस्ती साइन करवाया गया था। ये जो भी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज बाकी देशों के साथ करती थी, जब वो जापान में आई तो जापान को ये सारी बातें पता थी। वहाँ के रूलर्स को इस चीज का आइडिया था ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये किसी की सगी नहीं है। और जापान के रूलर्स ने भी ऐसे ही डिसीजंस लिए जिससे हर बात जापान के फेवर में ही रहे। और जापान के रूलर्स ने ये डिसाइड किया कि जैसा वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना या इंडिया जैसे देशों के साथ किया है वो उन्हें अपने साथ ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। जापानीज ने बहुत सावधानी से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हाथ मिलाया था
और जापानीज ने अपने लिए 2 मेन गोल सेट किए थे फ्यूचर के लिए। पहला ये था कि उन्हें जल्द से जल्द उनके बराबर या उनसे ज़्यादा एडवांस होना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनसे 200 साल पीछे थे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में। और दूसरा गोल ये था कि जैसा वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना के साथ किया है, वैसा उन्हें जापान के साथ बिल्कुल नहीं होने देना है। जापानीज ने जो डिसाइड किया था, फ्यूचर में वो अपने गोल्स को काफ़ी हद तक अचीव कर चुके थे। 1871 से लेकर 1905 तक जापानीज अपने आप को बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के बराबर ही एडवांस कर चुके थे। लिटरली वो उस 200 साल का जो गैप था उसे पूरा कर चुके थे इस टाइम पे। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब जापान पूरी दुनिया को शॉक कर देता है। जापान इतनी जल्दी इतना एडवांस होने के बाद 2 वॉर्स जीतता है, लिटरली 2 वॉर्स, और वो भी किसी छोटी मोटी कंट्री से नहीं। पहली कंट्री थी चाइना और दूसरी थी रशिया। जब जापान ने रशिया के साथ वॉर छेड़ी थी तो पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि रशिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, जापान का कोई चांस ही नहीं है रशियंस के सामने। बट रशियंस की डिफीट ने दुनिया को शॉक करके रख दिया था, और इसी डिफीट की वजह से जापान में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई थी। जापान ये चाहता था कि उसे भी मॉडर्न वेस्टर्न पावर्स के बराबर ही देखा जाए, बट सीन ये था ना कि जापान और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों ही दुनिया को बिल्कुल ही अलग नज़र से देखते थे। होता ही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कभी भी जापान को अपने बराबर नहीं देख सकती थी। जापान जो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो गया था, जिसने 2 इतने ताकतवर देशों को हरा दिया था, लिटरली चाइना और रशिया। इवन रशिया तो उस टाइम पे काफ़ी मॉडर्न कंट्री थी, उसकी आर्मी काफ़ी एडवांस थी उस टाइम पे भी, और रशिया जापान को बहुत कमज़ोर समझता था। बट दुनिया को और रशिया को ये पता नहीं था कि जापान की जो आर्मी है वो रशियन आर्मी से भी कहीं ज़्यादा मॉडर्न है, और जापान के जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेंड थे कंपेयर टू रशियन सोल्जर्स। क्या था ना कि जापान एक ऐसी कंट्री थी जिसने अपने आप को जमीन से इस लेवल तक उठाया था कि अब वो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज को टक्कर दे रही थी। और रशिया जब जापान से वॉर में हार गया तो पूरी दुनिया की नज़रों में जापान बाकी सारी वेस्टर्न कंट्रीज के बराबर आ चुका था। 1930s के आते आते जापान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन चुका था। मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जानने से पहले कि अभी जो जापान है वो पुराने टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कॉजेस थे या वो क्या रीज़न थे जिनकी वजह से जापान ने ऐसे सख्त कदम उठाए, इतने हॉरिबल क्राइम्स किए। जापानीज ने चाइना के साथ वैसा ही बिहेव किया था जैसा नाजीज ने ऑक्यूपाइड यूरोप के साथ बिहेव किया था। 1931 में जापानीज मिलिट्री चाइना के मंचूरिया रीजन को अपने कब्जे में ले लेती है। 1936 के आते आते जापानीज चाइना पे इन्वेड करते हैं और चाइना के मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न एरियाज पर कब्जा भी कर लेते हैं, खासकर कोस्टल सिटीज पर। वो चाइनीज लोग जो उस टाइम पे जापानीज के कब्जे में थे, या मैं कहूँ जापानीज मिलिट्री के कब्जे में थे, उनके साथ जापानीज ने ऐसा बिहेव किया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक के बाद एक हॉरिबल चीज़ें हुई उन लोगों के साथ जो अब जापानीज मिलिट्री के कब्जे में थे, और उनमें से ही एक था रेप ऑफ नॉनकिंग इन 1937। जापानीज ने चाइनीज को इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था जब वो जापानीज के लीडरशिप में थे। चाइना जापानीज के लिए एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी की तरह भी था। जो चाइना के लोग थे ना, वो जापानीज के लिए एक सब्जेक्ट की तरह थे। लिटरली जापानीज उनको एक ह्यूमन बीइंग नहीं समझते थे। सिर्फ इस वॉर की वजह से ही चाइना को मिलियंस ऑफ पीपल का लॉस हुआ था, मतलब मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे चाइना में। अगर मैं कुछ एस्टिमेट्स की बात करूं जो मुझे इंटरनेट पे मिले, तो 1936 से लेकर 1945 तक चाइना में मरे हुए लोगों की जो संख्या है
वो 15 से 20 मिलियन तक है। और इन 15 से 20 मिलियन लोगों की मौतों के पीछे जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ था, उसका नाम था शिरो इशी। इशी जो था ना, वो एक डॉक्टर था। 1892 के आसपास एक वेल एस्टेब्लिश्ड मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ था। इशी अपने चाइल्डहुड में ही काफी स्मार्ट बच्चा था, पढ़ाई में सबसे तेज था, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक डॉक्टर बनेगा। बाद में वो पीएचडी भी लेता है, बायोलॉजिकल एडवांसमेंट में जाता है, और फाइनली 1921 में वो मिलिट्री में ज्वाइन करता है एक सर्जन की तरह। इशी जो था ना, वो बहुत फैसिनेटेड था जो इन्फेक्शंस के कॉजेस होते हैं, या इन्फेक्शन किस तरीके से प्रोसेस करता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है किसी ह्यूमन बॉडी को। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसमें ये बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि वो स्टडी करे बायोलॉजिकल वेपन्स को ह्यूमंस पे, डिस्कवर करे अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स जो अलग अलग तरह के केमिकल से बने हो, और इन केमिकल्स का ह्यूमन बॉडी पे कैसा असर होता है, कितनी देर में असर होता है। लिटरली वो ये सारी बातें जानना चाहता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफी सारे डॉक्टरों से बात करने के बाद, काफी बॉडीज पे अपने कुछ छुपे हुए एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, इशी का एक बहुत बड़ा नाम बन गया ऐसे वेपन्स बनाने में जो मास डिस्ट्रक्शन में काम आए। और आखिरकार 1936 में इशी को एक यूनिट बनाने का आदेश दिया जाता है, और इस यूनिट का जो ऑफिशियल नाम होता है ना, वो होता है यूनिट 731 वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट। बट इतने लंबे चौड़े नाम को हम तब से लेकर आज तक सिर्फ यूनिट 731 के नाम से ही जानते हैं। इशी ने इस यूनिट 731 को बहुत सारे अलग डॉक्टर्स के साथ ज्वाइन किया था। यूनिट 731 ना एक पुराना सा किला, या मैं कहूँ एक प्रिजन कैंप था जो चाइना में था। उस कॉम्प्लेक्स में लगभग 1000 लोगों को एक टाइम पे बहुत ही आराम से रखा जा सकता था। वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते तक यूनिट 731 ने ऑन रिकॉर्ड लगभग 20 से 30 लाख लोगों को मार दिया था। और लिटरली ये तो ऑन रिकॉर्ड है, 20 से 30 लाख। ऑफ रिकॉर्ड का तो हमें पता ही नहीं है। वेल, नाजी एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लोगों को गन पॉइंट पे मार देते थे, गैस चैम्बर में डाल देते थे, खाना नहीं देते थे, भूखे मार देते थे, फांसी पे चढ़ा देते थे। बट ये जो यूनिट 731 था ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यूनिट 731 में मेजॉरिटी ऑफ द लोग उन एक्सपेरिमेंट से मरते थे जो इशी उन लोगों पर ट्राई करता था। ऐसा भी कहते हैं कि जब यूनिट 731 ने अपना एक जर्म रिलीज किया था हवा में, एयर में, तो आसपास के एरिया के लगभग 1000 लोग उसकी वजह से मारे गए थे। बच्चों को ऐसे फूड दिए जाते थे इस यूनिट 731 में जिसमें अलग अलग तरह के जहरीले केमिकल्स होते थे। वो ये देखते थे कि इसको खाने के बाद ये जो बच्चे होते हैं ये कितनी देर में मरते हैं, या इन केमिकल्स का असर इन बच्चों पर कितनी देर में होता है। और इवन जब वो मर जाते थे उसके बाद वो उनकी बॉडी को फाड़ कर उस पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। यूनिट 731 के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही ब्रूटल होते थे। लिटरली वो लोगों को एक डिस्टेंस पे, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे बांध देते थे, और फिर उनके बीच में एक बॉम्ब को प्लांट करके उसे फोड़ते थे। इस एक्सपेरिमेंट से वो ये स्टडी करते थे कि अगर ह्यूमन बीइंग से इतनी दूरी पर कोई पर्टिकुलर बॉम्ब हो तो उसकी बॉडी को इससे कितना डैमेज होगा। लिटरली वो ये सारे एक्सपेरिमेंट रियल ह्यूमन बीइंग्स पे करते थे। और जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको अभी बताया है, ये तो उन लोगों के साथ होता था जो वहाँ बहुत लकी होते थे, क्योंकि इन बॉम्ब्स की वजह से उन्हें इंस्टेंट डेथ आ जाती थी। बुरा तो उन लोगों के साथ होता था जिन पे अलग अलग तरह के केमिकल एक्सपेरिमेंट्स होते थे। लिटरली इन लोगों के शरीर में पॉइजन डाला जाता था और उन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, ये देखने के लिए कि ये पॉइजन कितनी देर में किस तरह का असर करता है।
कई सारी तो लेडीज ऐसी होती थी जिन्हें पहले बाकी प्रिजनर से गन पॉइंट पर प्रेग्नेंट किया जाता था और उसके बाद प्रेगनेंसी में उनके अंदर केमिकल्स या पॉइजन इंजेक्ट किए जाते थे, ये देखने के लिए कि इनसे जो बेबी बर्थ होगा उसमें क्या इसका इफेक्ट होता है या उस वुमेन पे प्रेगनेंसी के दौरान इसका क्या इफेक्ट होता है। अगर मैं फिगर्स के बारे में आपको बताऊं तो यूनिट 731 में जो एवरेज ह्यूमन की लाइफ होती थी ना वो 2 महीना होती थी, और ये जो 2 महीने की एवरेज लाइफ मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इस वजह से ही होती थी क्योंकि वहाँ जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी उनको बेबी पैदा करने के लिए 9 महीने तक उन्हें जिंदा रखना पड़ता था, क्योंकि वो अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स न्यू बॉर्न बेबीज पे भी करते थे। लिटरली जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसे बर्फ में डालते थे और ये देखते थे कि जमने की वजह से वो कितनी देर में मरता है या उसकी बॉडी पर इसका क्या क्या असर होता है। वेल, यूनिट 731 में कई सारी लड़कियों को प्रिजनर्स प्रेग्नेंट कर देते थे या कई सारी लड़कियों को वहाँ के जो गार्ड्स होते थे वो भी जबरदस्ती प्रेग्नेंट करते थे। प्रिजन के अंदर इन आम चाइनीज लोगों को छोड़कर बाकी सारे डॉक्टर्स और सोल्जर पूरे टाइम एक प्रोटेक्टिव सूट्स में रहते थे ताकि उन पर एटलीस्ट इन केमिकल्स का कोई असर ना हो। लोगों पर एक्सेसिव एक्सरेज किए जाते थे जिसकी वजह से उन पे रेडियो एक्टिव साइड इफेक्ट्स हो जाते थे और ऐसे लोगों पर उनके जिंदा रहते हुए और मरने के बाद स्टडी किया जाता था कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए। लिटरली यूनिट 731 में एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को जिंदा ही फाड़ दिया जाता था बिना किसी एनेस्थेटिक के दिए हुए। मतलब एक इंसान को जिंदा लिटाकर उसका सीना फाड़कर उसके लिम्स निकालते थे और फिर उन लिम्स को स्टडी करते थे कि ऐसे एयर एक्सपोजर में, बाहर एक्सपोजर के बाद ये लिम्स कितनी देर में काम करना बंद कर देते हैं। इशी और उसका स्टाफ इन्फेक्शन के प्रोसेस को जानना चाहते थे। वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फेक्शन को गहराई से स्टडी करना चाहते थे। लिटरली ऐसे ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट लोगों को जिंदा ही जलाया जाता था ये देखने के लिए कि जलने के बाद वो कितनी देर में मरते हैं। वहां पर वो लोगों को जानबूझ के हार्ट अटैक दे देते ताकि वो हार्ट अटैक को स्टडी कर सकें। वहाँ जो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती थी उन्हें 1 या 2 महीने में ही फोर्सफुली उनके बच्चे को निकाला जाता था ताकि वो उस कंसीव्ड चाइल्ड को देख सके। लोगों के हाथों को लाइक उनके लेफ्ट और राइट हैंड को काट दिया जाता था और उनको स्विच करके दोबारा से सीला जाता था ये देखने के लिए कि क्या ये पहले की तरह काम कर पा रहे हैं या नहीं। सेक्सुअल पार्ट रिमूव कर दिए जाते थे। मैं बोलता जाऊंगा लेकिन ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। कुछ तो एक्सपेरिमेंट इतने खतरनाक होते थे कि मैं उन्हें इस वीडियो में डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा। जब 1945 में ये वॉर एंड हो जाता है तो इशी जापान में होता है और उसे यूएस अथॉरिटीज अरेस्ट कर लेती हैं। इशी और उसके साथ जो भी लोग काम कर रहे थे उन्हें अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ करी जाती है और लिटरली जो यूएस मिलिट्री होती है वो इशी को एक ऑफर देती है कि वो उनके साथ, यूएस के साथ उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स को डिस्कस करे, रिजल्ट्स को डिस्कस करे, अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को यूएस को बताए और इसके बदले यूएस उसे जाने देंगे। हाँ, आपने सही सुना। इशी 1959 में एक नॉर्मल डेथ से मरता है। लिटरली एक ऐसा इंसान जिसने न जाने कितने लोगों की इतनी ब्रूटल हत्या कर दी, उसके साथ कुछ भी नहीं होता। लिटरली यूएस गवर्नमेंट उसे छोड़ देती है इस बेसिस पे कि जो वो डाटा एक्सपेरिमेंट्स का यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा वो शायद फ्यूचर में उनके लिए बहुत यूजफुल हो। समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। वेल, इशी के इस एक्सपेरिमेंट्स के कुछ सोल्जर्स और डॉक्टर्स को रशिया भी कैप्चर कर लेता है
बट हैरानी की बात यह है कि रशिया भी इन्हें फांसी या कोई मौत की सजा नहीं देता है, उन्हें भी सिर्फ जेल में डाल दिया जाता है। और इवन इनमें से ज्यादातर तो ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ 20 साल या उससे थोड़ी ज्यादा सजा होती है, और उसके बाद उन्हें बहुत इज्जत के साथ वापस उनके देश जापान भेज दिया जाता है। यूनिट 731 के जो मेंबर्स होते हैं वो वॉर के बाद भी कई सारे रीयूनियंस को ऑर्गेनाइज करते हैं ओपनली। बिल्कुल, मैंने इस वीडियो में इस यूनिट 731 में हुए उन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एक्सपेरिमेंट को इतना ज्यादा डीपली डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ। लिटरली ऐसे एक्सपेरिमेंट यूनिट 731 ने किए जिनको बताने तक में मैं सक्षम नहीं हूँ, जिनको बताने में भी मुझे घबराहट होती है। अगर आपको यूनिट 731 में हुए पर्टिकुलर उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डीपली जानना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस पे एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं उन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ आप लोगों को। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जापान और उसके यूनिट 731 पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस को कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।